नमस्कार। आज हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। भारत में बैंकिंग सेक्टर का उदय क्यों हुआ, किस लिए इतनी ज़रूरत पड़ी कि बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाए, बैंकों की भूमिका हो और बैंकों का शुभारंभ क्यों हुआ, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो भारत में बैंकिंग यानी बैंकिंग इन इंडिया के बारे में देखेंगे तो बैंक संभवतः सबसे महत्वपूर्ण विशेष प्रतिनिधि है। 19वीं सदी में बैंक तो मुख्य तौर पर फर्मों को उनके माल जिसे गिरवी के तौर पर रखा जाता था के लिए पूंजी जुटाने में सहायता के लिए धन उधार देते थे। कर्ज न चुकाने के मामले में बैंक माल जब्त कर लेते थे। धीरे धीरे बैंकों ने अपनी उधारी की गतिविधियों का विस्तार किया। घरों और व्यवसायिक संपत्ति के लिए पूंजी देने के में इमारतों को गिरवी के तौर पर रखा जाता था। सूचना प्रौद्योगिकी के उभरने से पूंजी देने के इन परंपरागत रूपों के लिए विशेष समस्याएं पैदा हो गई। अगर योजना सफल नहीं होती तो फर्म दिवालिया हो सकती है, लेकिन कोई चीज गिरवी नहीं है। कर्ज देने वाले के लिए, जब्त करने के वाले के लिए बहुत कम मूल्य है। तो आज बैंक की प्रस्तावना एनबीएफसी, भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति के बारे में बात करेंगे। ओके, प्रस्तावना की बात करें तो आज के परिदृश्य में हम जिस अर्थ में बैंकिंग शब्द का प्रयोग करते हैं उसकी उत्पत्ति पश्चिमी दुनिया में हुई थी और भारत का इससे परिचय ब्रिटिश शासकों ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। वर्तमान समय में भारतीय बैंक विश्व की बेहतरीनतम विनियमित बैंकों में से आते हैं तथा इनमें विश्व बैंकिंग व्यवस्था में अपने रैंक को बेहतर बनाने की तत्परता है। ओके, अब बात करें हम एनबीएफसी की। एनबीएफसी है क्या? तो एनबीएफसी एक वित्तीय संस्था है जिसका प्राथमिक काम उसके खातों में जमा पैसों का इस्तेमाल करना है और ऋण देना है। उनके जमा और ऋण काफी विविधीकृत प्रकृति के होते हैं, अलग प्रकृति के होते हैं। बैंकों का विनियमन आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। वित्तीय संस्थानों की दूसरी श्रेणी गैर बैंक, नॉन बैंक का काम करीब करीब एक जैसा ही होता है, लेकिन मुख्य तौर ये है कि मुख्य अंतर ये है कि गैर बैंक अपने यहाँ पैसे जमा करने वालों को खातों से पैसे नहीं देते हैं। जो पैसे जमा करते हैं उनके खातों से पैसे नहीं निकलते। जमा तो कर सकते हैं लेकिन निकालते नहीं। गैर बैंक, नॉन बैंक की बात कर रहा हूँ। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भारतीय वित्तीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट के तौर पे तेजी से उभर रही है। ये अलग अलग संस्थाओं का एक समूह है। वाणिज्य और सहकारी बैंक के अलावा अन्य बैंक भी इसमें आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना सीबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसे सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के साथ 2 अन्य कार्य भारत में विद्यमान बैंकों का नियमन तथा नियंत्रण करना एवं सरकार के बैंक की भूमिका निभाना भी दिया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण, इसके 100% शेयर निजी स्वामित्व से खरीद लिए गए, यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके शेयर हैं वो 100% निजी स्वामित्व से खरीद लिए गए। ओके, कर दिया गया तथा इसे विश्व के अन्य देशों की तरह केंद्रीय बैंकिंग निकाय का दर्जा प्रदान किया गया, सेंट्रल बैंकिंग बॉडी। ओके, इसके साथ ही आरबीआई तकनीकी तौर पर एक बैंक नहीं रह गया, अर्थात यह है सामान्य बैंकिंग व्यवसाय नहीं
कर सकता। आरबीआई राष्ट्रीयकरण अधिनियम तथा आने वाले समय की अपनी कई घोषणाओं के माध्यम से सरकार द्वारा इसे कई कार्य फंक्शंस सौंपे गए, जिनका विवरण हम बता सकते हैं या बोल सकते हैं या बताऊंगा। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसके लिए कितने प्रकार से कार्य सौंपे गए। जैसे निर्गम एजेंसी या इश्यूइंग एजेंसी के बारे में बात करें तो निर्गम एजेंसी प्रतिशत यह 1 रुपये के नोट एवं सिक्कों तथा छोटे सिक्कों को छोड़कर 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों तथा छोटे सिक्कों को छोड़कर सभी करेंसी नोट एवं सिक्कों की निर्गम एजेंसी का कार्य करता है। 1 रुपये के नोट एवं सिक्के तथा 1 रुपये से छोटे सिक्के प्रत्यक्षता वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। ओके, 1 रुपये से छोटे नोट, 1 रुपये से, ओके, ये सभी नोट किसके द्वारा बनाए जाते हैं, निर्गमित किए जाते हैं, वो है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो सेकंड बात करें, सेकंड इसका कार्य क्या है, वितरणकारी एजेंसी के रूप में भी, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। तो प्रतिशत आरबीआई अपने एवं सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित नोटों एवं सिक्कों का वितरण करता भी है। सरकार का बैंक ऑफ द गवर्नमेंट प्रतिशत आरबीआई भारत सरकार के बैंकर का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार के ऋण का प्रबंधन, उसके लिए किए गए कार्य, ट्रेजरी बिलों की खरीदारी इत्यादि कार्य संपादित करता है। ओके, अंतिम घड़ी का बैंक भी आरबीआई को कहते हैं। अंतिम घड़ी का बैंक आरबीआई को कहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान, जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, यदि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का वित्तीय आपात आता है तो आरबीआई उनकी आर्थिक सहायता करता है, इसलिए वह अंतिम घड़ी का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। मौद्रिक एवं साख नीति, तो आरबीआई द्वारा ही भारत की मौद्रिक एवं साख नीति की घोषणा की जाती है। आमतौर पर इसकी घोषणा वर्ष में 2 बार व्यस्त कॉल तथा सुस्त कॉल के प्रारंभ होने के पूर्व की जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसमें सामयिक परिवर्तन भी होता है। जैसे विनिमय दर स्थिरीकरण की बात करें तो आरबीआई विनिमय दर स्थिरीकरण भी करता है। आरबीआई भारतीय मुद्रा रुपये के विनिमय दर को स्थिरीकृत रखने का भी कार्य करता है। मुद्रास्फीति स्थिरीकरण की बात करें, इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन की बात करें तो मुद्रास्फीति दर के बार बार उच्च स्तरीय होने की स्थिति में सरकार ने इसे मुद्रास्फीति स्थिरीकरण का भी कार्य सौंपा है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध की बात करते हैं। वर्ष 2015 में मुद्रास्फीति टारगेटिंग CPIC कार्य सौंपा गया। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट बात करें इसकी तो विदेशी विनिमय भंडार का संग्रहकर्ता भी आरबीआई है। कीपर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, भारत के विदेशी विनिमय भंडार का यह अंतिम संग्रह करता है तथा इसका प्रबंधन भी करता है। कौन? आरबीआई। सरकार का एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मनी फंड इत्यादि में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से आरबीआई कार्य करता है। आरबीआई को विकास प्रोत्साहन संबंधी कार्य भी दिए गए हैं। विश्व की लगभग सभी केंद्रीय बैंकों द्वारा किए जाते
हैं इसके विकास का अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इसे अर्थव्यवस्था विकास एवं प्रोत्साहन का भी कार्य सौंपा गया है। अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए आरबीआई द्वारा कई विशेषीकृत वित्तीय संस्थानों बैंक की स्थापना की गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक एनएचबी और विकास बैंक नाबार्ड की बात करें इसके अंतर्गत आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।